ठीक है बराबर मैं ही दे वालेकुम सलाम सर। अच्छा, आज हम पढ़ रहे हैं सस्पेंडेड लोड। ठीक है, बेड लोड वाले तो हमने पढ़ चुके हैं, आज से सस्पेंडेड शुरू कर रहे हैं। तो सस्पेंडेड sediment suspension can be described as motion of sediment particles during which the particles are surrounded by fluid. The grains are maintained within the mass of fluid by turbulent agitation without frequent bed contact. Sediment suspension takes place when the flow turbulence is strong enough to balance the particle weight. That is, V star by fall velocity varies from 0.2 to 2. ठीक है, इन जनरल जो है जब फॉल वेलोसिटी और शेयर वेलोसिटी में रेशो 1:1 का हो तो उस वक्त फिर आप कह सकते हैं कि सस्पेंशन होगी, मगर इन जनरल उससे पहले शुरू हो जाती है। इसी वजह से इसने 0.2 to 2 लिया है। पॉइंट एक्चुअली बड़ी रेंज में, जो इस रेंज में हो तो आप कह सकते हैं कि सस्पेंडेड फ्लो फिर शुरू हो जाता है। द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स transported by suspension is called the suspended load. In natural stream, suspension is more likely to occur with fine particles, that is silt and fine sand. The term wash load describes an inflow of fine particles in suspension which do not interact with the bed material. Bed load and suspension and remains in suspension. ठीक है, ये किसी रिवर में जो है ना, उस फ्लड में वो सिल्टी मटेरियल आया था। सस्पेंशन मटेरियल लेफ्ट आफ्टर द फ्लड, silt deposit in the flood plain of the Colorado River, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसमें श्रिंकेज क्रैक्स भी बन गए हैं। ये भी एक पापुआ न्यू गिनी में एक रिवर है जो कि जिसके अपस्ट्रीम में इस जगह के माइनिंग होती है। तो माइनिंग जहाँ हो तो वहाँ से फिर बहुत सा फाइन मटेरियल जो है ना वो इंजेक्ट होता है रिवर वाटर बॉडी में। ठीक है, तो इस वजह से आप इधर देख सकते हैं कि जो फ्लड प्लेन पे जो है ना डिपॉजिट्स देख सकते हैं। The mechanism of suspended sediment transport. The transport of suspended matter occurs by combination of advective turbulent diffusion and convection. Advective diffusion characterizes the random motion and mixing of particles through the water depth, superimposed to the longitudinal flow motion. ठीक है, एक तरीका है advective diffusion और दूसरा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन वो ट्रांसपोर्ट का मोड है जिसमें कि वेलोसिटी फ्लो वेलोसिटी के साथ पार्टिकल मूव करता है, और टर्बुलेंट डिफ्यूजन जो है वो टर्बुलेंस एडीज की वजह से होती है। In a stream with particles heavier than water, the sediment concentration is larger next to the bottom, and turbulent diffusion induces an upward migration of the grains to regions of low concentration. Upward जो सेडिमेंट लेयर्स हैं वो डाउन नीचे वाले जो लेयर्स होते हैं वो बहुत सेडिमेंट से भरे होते हैं, ऊपर वाले जो होते हैं वो निस्बतन कम उसमें सेडिमेंट होता है। जैसे जैसे सरफेस की तरफ जाएंगे तो आपको कम सेडिमेंट मिलेंगे। तो सेडिमेंट कंसंट्रेशन
जहाँ ज्यादा होती है एडवेक्टिव डिफ्यूजन की वजह से, डिफ्यूजन जो होती है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। तो नीचे यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ एडवेक्टिव डिफ्यूजन की वजह से सेडिमेंट पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं। और convection जो है, sediment motion by convection occurs when the turbulent mixing length is large compared to the sediment distribution length के। ठीक है, sediment motion जो है वो भी अकर होती है जहाँ के बहुत बड़े बड़े एडीज बनते हैं और वोर्टिसेस बनते हैं, उनकी वजह से फिर पार्टिकल्स जो है ना वो डिस्प्लेस होते हैं। Convective transport may be described as the entrainment of sediments by very large scale vortices. Example at bed drops in Stilling Basin and hydraulic jumps. ठीक है, ये आप देख सकते हैं टर्बुलेंट एडी स्ट्रक्चर जो हाइड्रोलिक जंप में है, बड़ी बड़ी एडीज बनती हैं। और इसी तरह पार्टिकल मोशन बाय कन्वेक्शन जो है, इसमें भी बड़ी बड़ी एडीज बनती हैं। ये बेड में एक ड्रॉप आया है। ठीक है, तो ये दो मैकेनिज्म है सेडिमेंट, सस्पेंडेड सेडिमेंट की। अच्छा, अब इसके लिए क्या तरीका हम करेंगे कि इसके लिए कोई कंप्यूटेशन का मेथड ढूंढें। सो अनस्टडी, इसने जो है अनस्टडी इक्वेशन लिखी है जो पहले हमने डिराइव इससे गुजरे हैं। तो उसमें हम बेसिकली ये जो है ना अनस्टडी फ्लो के लिए कैलकुलेट करेंगे, यानी कि नॉर्मल डेप्थ पे जो फ्लो हो रहा है, यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम फ्लो, उसको कंसिडर करते हैं। तो कंसिडर द केस ऑफ एन इक्विलिब्रियम सस्पेंशन इन एन इक्विलिब्रियम 1D open channel flow. Returning to equation of conservation of suspended sediment from chapter 4, पहले हमने ये इक्वेशन देखी थी कंजर्वेशन ऑफ सेडिमेंट की। तो उसमें जो टाइम वेरिएंट की और जो स्पेस के साथ वेरिएशन की कंपोनेंट थे वो उसने ख़त्म कर दिए। तो अब जो है सिर्फ राइट हैंड साइड पे जो है ना Vs इज इक्वल इंटू ई माइनस सी बी रहा बार। ठीक है, तो Vs भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे सारी टर्म्स जीरो हो गई हैं। सो यू आर लेफ्ट विद ई माइनस सी बी इज इक्वल टू जीरो और ई इज इक्वल टू सी बी। ठीक है, यानी कि ई क्या चीज़ है? इंट्रेनमेंट रेट। ठीक है, डायमेंशनलेस इंट्रेनमेंट रेट। और इंट्रेनमेंट किसे कहते हैं? बेड से जो फ्लो, जो बेड से सेडिमेंट उठा रहा है, ठीक है, इसको इंट्रेनमेंट कहते हैं। और सी बी क्या है? नियर बेड कंसंट्रेशन ऑफ सेडिमेंट। तो अगर आप बेड के नज़दीक के इलाके से जो है ना किसी तरीके से पानी जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर लें किसी तरह, तो उसको उसमें जो कंसंट्रेशन होगी वो नियर बेड कंसंट्रेशन है सेडिमेंट्स की। तो अगर यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम फ्लो है तो इंट्रेनमेंट और जो सी बी है नियर बेड कंसंट्रेशन, वो इक्वल होगी एक दूसरे की। ठीक है, सो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन द डायमेंशनलेस इंट्रेनमेंट रेट E is equal to near bed average concentration of suspended sediment. We can obtain empirical equations for E versus boundary shear stress for equilibrium condition. With luck, the relation can be applied to conditions that are not too strongly disequilibrium. आप इस इक्वेशन, इस मेथड को, इस तरीके को फिर उन सिचुएशंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि इतने, जो कि यूनिफॉर्म फ्लो नहीं है लेकिन इतनी ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी से थोड़ा सा हट के है, यानी से ग्रेजुअली वेरिड फ्लो पे अप्लाई कर सकते हैं यही मेथड। जो बेसिकली अजम्पशन क्या है कि फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्म है वो तो फ्लो वाली बात है। सेडिमेंट जो है वो भी यूनिफॉर्म है, यानी उसकी कंसंट्रेशन जो है नियर बेड की कंसंट्रेशन वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही। तो उस, और वो जो कंसंट्रेशन है वो इंट्रेनमेंट रेट के बराबर। ठीक है, आगे इसको देखते हैं कि ये इसका। सो इवेल्युएशन ऑफ DS एंड ES, लेट्स सी
bar function of xzt denote the volume concentration of sediment C in suspension at xzt average over turbulence। ठीक है, आपने टर्बुलेंस को खत्म करने का क्या तरीका है कि आप टाइम एवरेज करें, ठीक है ना, टाइम एवरेज जिस तरह क्वांटिटीज पे वो करें, क्योंकि टर्बुलेंस टाइम में होती है तो वो वेरिएशन है, सडन वेरिएशन किसी भी क्वांटिटी में। तो जब आप टाइम एवरेज कर लेते हैं तो आप कहते हैं कि मैं उसके जो टाइम में सडन वेरिएशन है उसको उस पे इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं तो उसका जो मीन इफेक्ट है फ्लो पे उसको फाइंड करना चाहता हूं। तो इस वजह से सी जो है वो इंस्टेंटेनियस कंसंट्रेशन है किसी भी टाइम पे और किसी भी पॉइंट पे, और उससे हम फिर स्टडी स्टेट हासिल करते हैं, यानी टाइम एवरेज, उसको हम सी बार कहते हैं। और कंसंट्रेशन सी क्या चीज है, सेडिमेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम रेशियो है, यानी सेडिमेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट। ठीक है, तो इसमें आप जो है ds जो है इसको आप शो कर सकते हैं कि ds इज इक्वल टू VSCB, और similarly a dimensionless entrainment rate E can also be defined such that ES is equal to VSE। ठीक है ना, यानी E is entrainment rate from bed in units, यानी आप कह लो कि 1 मीटर क्यूबिक मीटर पर सेकंड, 1 क्यूबिक मीटर या किसी मखसूस बेड पे जो एरिया है उससे हर सेकंड में कितना सेडिमेंट उठाया जा रहा है। ठीक है ना, तो अब वो क्या होगा, सेडिमेंट का वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में और बेड का एरिया स्क्वायर मीटर में। ठीक है, तो वो यूनिट हो जाएगा आपका मीटर, और टाइम भी एक है पर, तो टाइम मीटर पर सेकंड, तो ES के यूनिट्स जो होंगे वो मीटर पर सेकंड होंगे। सो और अगर आप डायमेंशनलेस इंटेनमेंट रेट बनाना चाहते हैं तो ES को फिर किसी उसी यूनिट वाली चीज से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो यूनिट वाली चीज क्या है, जाहिर है फ्लूइड की सेडिमेंट की fall velocity। So dimensionless entrainment rate is equal to ES divided by fall velocity VS। इसी तरह बेसिकली वो DS को भी हम, DS क्या चीज है, जो यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम में सस्पेंशन मिक्सचर मूव कर रहा है उसमें दो प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक तो बेड से सेडिमेंट उठाया जा रहा है, पिकअप कर रहा है फ्लो, और दूसरा जो है वाटर कॉलम में पार्टिकल्स जो हैं वो अपने वेट के अंडर जो हैं फॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये दो प्रोसेसेस जो है बैक वक्त जारी और सारी। ठीक है, तो हमारी इजम्पशन ये है कि ये चूंकि इक्विलिब्रियम में है सस्पेंशन वो मिक्सचर, तो DS इज इक्वल टू ES, यानी जितना सेडिमेंट बेड से उठाया जा रहा है, इंट्रेन किया जा रहा है, उतना ही सेडिमेंट किसी भी गिवन टाइम में जो है ना वो बैठ रहा है। तो दोनों इसी वजह से जो कंसंट्रेशन है वो नियर बेड कंसंट्रेशन वो वेरी नहीं करती, क्योंकि ये दोनों प्रोसेसेस ने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है। ठीक, अच्छा, अब क्या तरीका है कि हम एक पोजीशन बेड के नज़दीक, एक प्लेन बेड के नज़दीक ही एक प्लेन हाइट डिटरमिन करेंगे या उसको प्रिस्क्राइब करेंगे कि उस हाइट पे तो हम कहेंगे रेफरेंस प्लेन या Z इज इक्वल टू बी नियर द बेड, और उस पे हम जो है ना वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सेडिमेंट एवरेज ओवर टर्बुलेंस दैट इज CB मेजर करेंगे, और वो CB किसके बराबर होगा, इंट्रेनमेंट के बराबर। ठीक है, डायमेंशनलेस इंट्रेनमेंट की।
तो फिर हम क्या करेंगे, बाउंड्री शेयर स्ट्रेस डिटरमिन करेंगे, और अगर बेड फॉर्म्स मौजूद हुई तो फिर हम बेड फॉर्म्स की वजह से हम फिर बाउंड्री शेयर स्ट्रेस का जो है ना स्किन फ्रिक्शन वाला कंपोनेंट यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब बेड फॉर्म्स होती हैं तो फिर बाउंड्री शेयर स्ट्रेस जो है वो स्किन फ्रिक्शन और फॉर्म ड्रैग में तकसीम हो जाता है। तो फॉर्म ड्रैग जो है वो तो सिर्फ पुश में है, वो तो सिर्फ जमीन को या किसी भी सॉलिड बॉडी को जो बेड के साथ है या बेड फॉर्म है उसको पुश कर रहा है नॉर्मली। तो वो उसका रोल जो है वो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट में नहीं, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट में जो है ना स्किन फ्रिक्शन वाला कंपोनेंट रोल प्ले कर रहा है। लिहाजा जब बेड फॉर्म्स डेवलप हो जाए तो फिर आपने शेयर स्ट्रेस को जो है डिवाइड करना है, तकसीम करके उसका वो वाला कंपोनेंट लेना है जो कि टाउ बी स्किन फ्रिक्शन है, यानी टाउ बी एस। इसी वजह से टाउ बी जो है बेड शेयर स्ट्रेस या बाउंड्री शेयर स्ट्रेस वो अब टाउ बी एस में तब्दील हो जाता है। ठीक है, और फिर हम जो है इंट्रेनमेंट रेट, इस तरह भी दूसरा वो तरीका बता रहा है कि हम फिर टाउ स्टार एस को जो है प्लॉट करते हैं। टाउ स्टार एस जो है ना शील्ड स्ट्रेस है, उसको हम इंट्रेनमेंट रेट के अलावा प्लॉट करते हैं, तो उससे फिर हम ई निकालें। ठीक है, ये वो तरीका है जो कि लैब में रिसर्चर ने फॉलो किया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम फिर इंट्रेनमेंट रेट निकालेंगे, क्योंकि इंट्रेनमेंट रेट हमें पता होगा तो हम फिर सस्पेंडेड सेडिमेंट को निकाल सकेंगे। ठीक है, इंट्रेनमेंट रिलेशंस जो है ना वो रिसर्चर्स ने प्रपोज की हुई हैं। तो रेफरेंस प्लेन पे ये इसको म्यूट करे जरा उसको, अपने उसको। Garcia and Parker used a reference height plane B is equal to 5% of depth of flow, that is 0.05 h। ठीक है, इंट्रेनमेंट रेट E is equal to AZU raised to power 5 divided by 1 plus A by 0.3 ZU power 5, where ZU is U star S, यानी shear velocity based on skin friction, divided by Vs which is fall velocity into Rep raised to power 0.6। ठीक है, और U star S क्या है, अंडर रूट ऑफ टाउ बी एस बाय रो। ठीक है, और A is 1.3 into 10 raised to power minus 7। Wright and Parker found that the relation of Garcia and Parker performs well for laboratory flumes and small to medium sand bed streams, but doesn't perform well for large low slope streams. Wright and Parker have thus amended the relationship to cover this later range as well. Again, the reference height B is equal to 0.05 h. This corrects Garcia and Parker to cover large low slope stream। ठीक है, लो स्लोप स्ट्रीम्स के लिए जो है गार्सिया एंड पार्कर ने अपनी मुंदरजा बाला जो रिलेशनशिप है उसको अमेंड किया। ठीक है, तो वो अमेंडेड रिलेशनशिप नीचे फिर लिखी हुई है। ये एक और इंट्रेनमेंट रिलेशन है जो वैन रिन ने पेश की। ठीक है, इसमें ठीक है, ये आप देख सकते हैं वैन रिन की रेफरेंस प्लेन जो है, रेफरेंस लेवल जो है वो कितना है, इसमें रेफरेंस लेवल जो है वो 0.5 डेल्टा बी है, वेयर डेल्टा बी एवरेज बेड फॉर्म हाइट। ठीक है, उसने 5% लिया था गार्सिया एंड पार्कर ने फ्लो डेप्थ का, इसने कम लिया है क्योंकि
रिसर्चर की जो है ये रेफरेंस प्लेन अपनी अपनी उनके आप कह लो कि एक्सपेरिमेंट से वो जो नतीजे अखज़ करते हैं उसकी बुनियाद पे होता है. सो reference level B is set as follows, that is half of average bed form height. और या दूसरी फिर उसने जो प्रिस्क्रिप्शन दी है कि निकोरात्से की जो रफनेस हाइट है वो या कि डेप्थ ऑफ फ्लो का 1% जो है इसमें जो बड़ा है वो आप ले लें और उसको आप जो है ना रेफरेंस लेवल या रेफरेंस प्लेन हाइट तस्वर कर लें. ये उस सूरत में है जबकि बेड फॉर्म्स ना हो या बेड फॉर्म हाइट जो है वो आपको नोन ना हो, तो फिर आप बेड फॉर्म हाइट का हाफ नहीं ले सकते. तो इस सूरत में फिर आप इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो सिलेक्ट करें. क्रिटिकल शील्ड नंबर कैन बी इवेलुएटेड विद ब्राउनली फिट टू द शील्ड कर्व. यानी कि आप अगर आपके पास REP है जो साथ दिया हुआ है तो आप टाउसी क्रिटिकल जो है वो ब्राउनली ने एक इक्वेशन दी थी उससे फाइंड कर सकते हैं जो साथ में लिखी हुई है. अच्छा, रोल ऑफ सस्पेंडेड सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट. Two physical processes are occurring simultaneously in the free surface channel flow driven by turbulence. Turbulence mixes the suspended sediment from the heavily laden layer near the bed to relatively clear zone lying closer to the free surface. This is also known as Reynolds flux of suspended sediment. C prime W prime bar. ठीक है, टर्बुलेंस जो है वो क्या कर रही है कि वो दो अमल कर रही है. एक तो ये है कि सस्पेंडेड सेडिमेंट को बेड के नज़दीकी लेयर से डिफ्यूजन की एडवेक्टिव डिफ्यूजन की वजह से बेड के जो पानी के ऊपर वाले लेयर्स हैं उसमें ट्रांसफर कर रही है. और टर्बुलेंस एक और काम कर रही है कि ऊपर वाले लेयर्स जो हैं उसका मोमेंटम ज्यादा है, वो तेज चल रहे हैं, नीचे वाले स्लो चल रहे हैं. तो ऊपर वाले का जो मोमेंटम है वो मोमेंटम नीचे भी ट्रांसफर कर रही है. ठीक है, ये दो जो है ना प्रोसेसेस बैक वक्त जारी हैं. टर्बुलेंस is also causing the stream-wise flow momentum rho u transfer from high zones close to the free surface to low momentum areas near the bed. और जो ऊपर वाला इसको u prime w prime बार कहते हैं, यानी टाइम एवरेज वैल्यू ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x स्ट्रीम वाइज एंड वर्टिकल डायरेक्शन. ठीक है, जिस तरह हमने पिछली दफा पढ़ा था टर्बुलेंस में कि टर्बुलेंस में ये जो कोरिलेशंस होती हैं यानी टाइम एवरेज वैल्यूज ऑफ C प्राइम W प्राइम फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटीज ये नॉन जीरो होती हैं, यानी इनकी कोई वैल्यू होती है. तो यही बेसिकली आपको बता रही होती हैं कि टर्बुलेंस की वजह से कितनी एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन के साथ कितनी ज्यादा मिक्सिंग कर रही है, कितनी ज्यादा इंटरेक्शन कर रही है. अब इनके लिए representation of Reynolds flux with an eddy diffusivity. The tendency for turbulence to mix any quantity down its concentration gradient from high concentration to low concentration can be represented in terms of a kinematic eddy diffusivity. Reynolds flux of suspended sediments in the z direction. अब आप देखें बेड नीचे वाला जो डायरेक्शन वहां पे कंसंट्रेशन सेडिमेंट्स की ज्यादा है और फ्लो जो हो रहा है वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ होता है, जिस तरह ऑस्मोसिस में होता है. तो जो इसमें आप देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो है ना फ्लो हो रहा है हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ.
तो अब हम C प्राइम W प्राइम को जो है, हमारे पास उसके लिए कोई टर्म नहीं है फ्लक्चुएटिंग, हमारे नज़दीक जो है ना वो टाइम एवरेज क्वांटिटीज जो हैं वो वजूद रखती हैं। तो टाइम हमें इसको एक्सप्रेस जब करते हैं टर्बुलेंट क्वांटिटीज को, तो उसका तरीका ये कि किसी इंपेरिकल कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, जो उसका टाइम एवरेज पार्ट का ग्रेडियंट होता है। मिसाल के तौर पे C प्राइम W प्राइम को हमने फाइंड करना है टाइम बार C प्राइम W प्राइम बार को, तो उसको हमने फिर एक इंपेरिकल कोफिशिएंट है उसको एडी डिफ्यूजिविटी ऑफ सेडिमेंट कहते हैं, न्यू ST, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि C का Z के अलोंग ग्रेडियंट है। ठीक है ना, पार्शियल C बाय पार्शियल C बार बाय पार्शियल Z। तो पार्शियल C बार जो है ना वो एवरेज या टाइम एवरेज सेडिमेंट कंसंट्रेशन है, उसके साथ हमने सेडिमेंट की डिफ्यूजिविटी को रिलेट कर दिया। और इसी तरह जो स्ट्रीम वाइज मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है Z डायरेक्शन, X डायरेक्शन से Z डायरेक्शन में, यानी ऊपरी लेयर से जो फास्ट मूव कर रहे हैं लोअर लेयर्स में, तो उसको भी हमने U प्राइम W प्राइम जो है ना टर्बुलेंस उसकी वजह से हो रहा है, तो उसको भी हमने मीन ग्रेडियंट से फिर रिलेट किया। ठीक है, तो उसके साथ भी हमने रो न्यू टी पार्शियल U बाय पार्शियल Z कर दिया। न्यू ST जो है काइनेमेटिक एडी डिफ्यूजिविटी ऑफ सस्पेंडेड सेडिमेंट है, और न्यू T इज काइनेमेटिक एडी डिफ्यूजिविटी ऑफ मोमेंटम। तो आप जो है इस ला से जो है ना काफी इस लिहाज से वाकिफ हैं कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, कि टर्बुलेंट shear स्ट्रेस इन फ्लूइड इज इक्वल टू या shear स्ट्रेस इन टर्बुलेंट भी लैमिनर दोनों, जनरल shear स्ट्रेस इज इक्वल टू विस्कोसिटी टाइम्स du by dy, यानी वेलोसिटी का ग्रेडियंट टाइम्स विस्कोसिटी का कोई इंडेक्स। ठीक है ना, तो ये वही सोच है कि आप shear स्ट्रेस को जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि एक प्रॉपर्टी जो है वो फ्लूइड की विस्कोसिटी है और दूसरी प्रॉपर्टी वेलोसिटी का ग्रेडियंट है। तो यही सोच इधर भी है, लेकिन इसमें हमने हमारे पास दो चीजें हैं, एक में पहले में ऊपर वाले में सेडिमेंट है, नीचे वाले में फ्लूइड है। तो फ्लूइड की तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी होती है, वो तो हम मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन सेडिमेंट के लिए किस तरह करें? तो सेडिमेंट तो फ्लूइड नहीं है, सेडिमेंट तो, लेकिन चूंकि सेडिमेंट का साइज बहुत छोटा है और वो फ्लूइड के साथ ही आप कह लो कि मूव कर रहा है, तो और उसमें जब एजम्पशन भी हम यही करते हैं कि फ्लूइड की वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी एक जैसी है, तो इस चीज में फिर हम हक बजाने भी हैं कि हम जो इनसाइट या जो सोच हमें फ्लूइड पे अप्लाई कर रहे हैं उसको सेडिमेंट पे भी अप्लाई करें। हाँ लेट मी, हाँ रेनॉल्ड एनालॉजी आ गया। तो इसमें आप देखें कि रेनॉल्ड एनालॉजी क्या चीज है। अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स एनालॉजी, टर्बुलेंस ट्रांसफर्स एनी क्वांटिटी whether it be momentum, heat, energy, sediment mass, etc. in the same fundamental way. While it is an approximation, it is a good one over a relatively wide range of conditions. ठीक है, as a result, the following estimate is made for the eddy diffusivity of sediment. तो एडी डिफ्यूजिविटी, रेनॉल्ड एनालॉजी यही कहती है कि टर्बुलेंस किसी भी क्वांटिटी को जो है ना डिस्पर्स जो करता है या ट्रांसफर करता है, तो वो बुनियादी तौर पे एक ही तरीके से करता है, चाहे वो मोमेंटम हो, ठीक है, चाहे वो सेडिमेंट हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे हीट हो। तो
इसी वजह से जिस तरह हम न्यू टी कंसिडर कर सकते हैं तो फ्लूइड के लिए, फ्लूइड की काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो हम फिर न्यू एस टी भी कंसिडर कर सकते हैं सेडिमेंट के लिए। तो इससे फायदा क्या हुआ कि हमने सेडिमेंट का वो जो सी प्राइम डब्ल्यू प्राइम है टाइम बार, उसको भी हमने इसी स्कीम के तहत जो है ना रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि एडी विस्कोसिटी फॉर टर्बुलेंट ओपन चैनल फ्लो, जो विस्कोसिटी है ओपन चैनल फ्लो के लिए वो कांस्टेंट नहीं होती, वो वेरी करती। तो उसके लिए अब हम एक्सप्रेशन हासिल करते हैं। So, in standard equilibrium velocity profile for hydraulically rough turbulent open channel flow is the logarithmic profile. ठीक है ना, अगर रफ टर्बुलेंट फ्लो हो रहा हो तो रफ टर्बुलेंट फ्लो में आपके जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है बेड से फ्री सरफेस की तरफ वर्टिकल के अलावा, वो इस तरीके से वो लॉग प्रोफाइल उसको देता है, जो कि आपके सामने नजर आ रही है। दैट इज यू बार जो है मीन वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू यू स्टार बाई कैपा लॉग जेड बाई के एस प्लस 8.5 और 1 बाई कैपा लॉग 30 बाई जेड 30 टाइम्स जेड के एस। तो आपकी यू स्टार इस तरह है। तो अब वेयर कैपा इज इक्वल टू 0.4 एंड यू स्टार इज अंडर रूट GHS, यानी depth of flow, slope or G. The eddy diffusivity of momentum can be back calculated from this equation. ठीक है, इससे हम eddy diffusivity निकाल सकते हैं which is rho nu t du by dz। ठीक है, तो अगर हम du by dz जो है वो लॉग प्रोफाइल से हासिल करें और इसको इसमें पुट कर दें तो du by dz की वैल्यू उधर से आती है u स्टार बाई केपा z। ठीक है, ये चीज जो है रो न्यू टी बाई यू स्टार केपा z, ये है लेफ्ट हैंड साइड पे। और राइट हैंड साइड पे आप ये शो कर सकते हैं कि आपको पता है कि जो शेयर स्ट्रेस है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगुलर होती है, यानी बेड पे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है और जो आप जेड की तरफ फ्री सरफेस की तरफ जाएंगे तो वो ट्रायंगुलर की तरह वो कम होती जाएगी शेयर स्ट्रेस। ठीक है, यहां तक कि फ्री सरफेस पे जो है वो 0 हो जाएगी। तो इस वजह से ये जो टाउ है इट कैन बी रिटन एज रो यू स्टार स्क्वेयर। रो यू स्टार स्क्वेयर तो वो वाली शेयर स्ट्रेस है जो कि बाउंड्री पे है बिल्कुल, लेकिन आगे फिर आपने इसको स्केल करना होगा, यानी कि ट्रायंगुलर के हिसाब से इसको कम करना होगा। तो वो स्केल के लिए फिर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस जेड बाई एच। इसका मतलब क्या है कि अगर बेड है तो z इज इक्वल टू 0 है, तो दिस थिंग इज देन रो यू स्टार स्क्वेयर। और अगर z फ्री सरफेस है तो z इज इक्वल टू कैपिटल H विच इज h बाई h1 1 माइनस 1 0, सो शेयर स्ट्रेस इज 0। और इन बिटवीन जो है वो z के और h के रेशियो के एतबार से कोई कोफिशिएंट आएगा जो रो यू स्टार स्क्वायर के मल्टीप्लाई करेगा, उसको कम करेगा। जाहिर है बेड पे मैक्सिमम है और बाद में कम हो रही है। ठीक है ना, तो आपके पास काइनेमेटिक एडी विस्कोसिटी की इक्वेशन हासिल करने के लिए इस तरह हम प्रोसीड करते हैं कि पहला आप ये वाली चीज न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी अप्लाई करते हैं और जो du बाई dz है वो आप इससे लॉग प्रोफाइल से लाते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ फिर आप ये नोट करते हैं और इससे फिर ये चीज आ जाती है, और दूसरी तरफ फिर आप कहते हैं कि जो बेड शेयर स्ट्रेस है उसको एक्सप्रेस करते हैं यू स्टार की टर्म में, और फिर यू स्टार को जो है
बेड पे ये कहते हैं कि मैक्सिमम है और ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके उस ट्रायंगुलर के लिए फिर ये वाली आप उसके साथ मल्टीप्लाई करके उस पूरे डेप्थ पे जो है ना यू शेयर वेलोसिटी उसका अहाता कर लेते हैं। ठीक है, तो इस ये चीज और ये चीज दो मुख्तलिफ तरीकों से आई। फिर इसमें आप रो वगैरह कैंसिल हो जाता है, यू स्टार इधर एक है, इधर इधर भी एक, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर एक यू स्टार रहेगा और न्यू टी आपको इवेंचुअली जो है ये आ जाएगा। न्यू टी इज इक्वल टू केपा यू स्टार जेड 1 माइनस जेड बाई एच। ठीक है, तो अगर जेड 0 है यानी बेड है तो न्यू टी इज केपा यू स्टार जेड। और हाँ, और अगर z इज इक्वल टू एच है तो फिर शेयर स्ट्रेस 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसी को आप फिर इस तरीके से भी जाहिर कर सकते हैं कि अगर आप z बाई एच को इस रेशो को c कह दें, ये ग्रीक का c है, और तो आप फिर इस चीज को न्यू टी बाई कापा यू जेड नीचे आ जाएगा और इसको c इंटू 1 माइनस सी से जाहिर कर सकते हैं। ये वाली हमने पहले कवर कर ली थी, रेनॉल्ड एनालॉजी वाली। अच्छा, अब हम आते हैं इक्विलिब्रियम सस्पेंशन। द बैलेंस्ड इक्वेशंस ऑफ सस्पेंडेड सेडिमेंट thus becomes df by dz minus vs dc by dz is equal to 0, where f is equal to w prime c prime bar। यानी जिस तरह मैंने कहा कि ये इक्वेशन किधर से आई कि हम ये वो वाली इक्वेशन है जो एक्सप्रेस कर रही है कि जितना सेडिमेंट एडवेक्टिव डिफ्यूजन की वजह से टर्बुलेंस बेड से उठा के सस्पेंड कर रही है, उतना ही सेडिमेंट जो है वो बेड फॉल वेलोसिटी के ज़ेरे असर बेड पे बैठ रहा है, और ये दो प्रोसेसेस एक दूसरे के बराबर है, इन्होंने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। तो ये वाली जो चीज है इसको आप फिर इस तरीके इस इक्वेशन से जाहिर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से जाहिर करेंगे। ठीक है, और इंटीग्रेट जब करेंगे तो बेसिकली आपके पास ये चीज आ जाएगी, f इज इक्वल टू वी एस सी बार, वेयर f इज w प्राइम c प्राइम बार। ठीक है, यानी अब इस एक्सप्रेशन को किस तरह वो हम अब करते हैं, वैल्यूज इसमें डालते हैं कि f इज इक्वल टू w प्राइम c प्राइम बार और इट इज इक्वल टू माइनस न्यू एस टी डी सी बाई डी जेड। ये पहले हम अभी पीछे कर चुके हैं, यानी हमने टर्बुलेंट क्वांटिटी को जो है ना मीन बेड के उससे ग्रेडियंट से रिलेट किया, और न्यू एस टी जो है वो अभी हम पीछे इसके लिए ये एक्सप्रेशन हासिल की। तो अब हम क्या करते हैं कि इधर f की जगह ये चीज पुट कर देते हैं और न्यू एस टी की जगह ये पुट कर देते हैं, तो आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन आ गई, यानी कैपा यू स्टार जेड 1 माइनस जेड बाई एच डी सी बाई डी जेड प्लस वी एस सी बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप इस फॉर्म में पुट कर लें, ठीक है, मैनिपुलेट कर लें तो आप इस फॉर्म में आ गए। और ये जो है इसको आप सॉल्व करें, और जो है जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी सॉल्व करते हैं तो एक बाउंड्री कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, वो बाउंड्री कंडीशन क्या है कि द बाउंड्री कंडीशन ऑन दिस इक्वेशन इज ए स्पेसिफाइड अपवर्ड फ्लक्स और entrainment rate of sediment into suspension at the bed। यानी इसकी जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, वो entrainment रेट है। ठीक है, क्योंकि निचली बाउंड्री पे सस्पेंडेड सेडिमेंट आपका जो है वो वाटर कॉलम में सस्पेंड हो रहा है। ठीक है ना, यानी बेड से थोड़ा ऊपर हाइट पे लेके
फ्री सरफेस तक। तो इसके ऊपर आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो इस डिफरेंशियल की बाउंड्री कंडीशन ये है कि जो निचली बाउंड्री पे जो सेडिमेंट जो है वो दाखिल हो रहा है, वो कौन सा है? वो वही है जो कि इंट्रेन हो रहा है, जो फ्लो इंट्रेन कर रहा है, वो इंट्रेनमेंट रेट जो है इसका बाउंड्री कंडीशन। इसका मतलब है कि इसको जब आप इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि जो फ्लक्स है z इज इक्वल टू बी पे, यानी रेफरेंस प्लेन पे, वो बराबर है इस चीज के जिसको आप इवेलुएट करते हैं z इज इक्वल टू बी पे, और वो इक्वल है इंट्रेनमेंट रेट टाइम्स फॉल वेलोसिटी। ठीक है ना? तो राउज ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और इसको फिर राउज-वनोनी प्रोफाइल भी कहते हैं, और उसने ये इक्वेशन हासिल की, यानी सी बार जो है उसने बताया सी बार क्या है? कंसंट्रेशन ओवर द डेप्थ, यानी डेप्थ के ऊपर सेडिमेंट किस हाइट पे कितना है। तो इट इज इक्वल टू 1 माइनस सी डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई, और लेकिन ये जो है रेफरेंस प्लेन के हाइट से, यानी सी बी बार से। सी बी बार जो है वो रेफरेंस प्लेन पे या बेड के नजदीक जो प्लेन है उस पे जो सेडिमेंट की कंसंट्रेशन है वो डिटरमिन करता है। यानी नियर बेड कंसंट्रेशन बेसिकली ये कह रहा है कि सेडिमेंट कंसंट्रेशन ओवर द डेप्थ बराबर है या डिटरमिन करती है नियर बेड कंसंट्रेशन। यानी अगर निचले लेयर ज्यादा सेडिमेंट लेडन है, ज्यादा मडी है, तो ऊपर वाले लेयर भी ज्यादा सेडिमेंट कैरी कर रहे होंगे, क्योंकि वो जो इंट्रेन ज्यादा हो रहा है तो वो ऊपर भी ज्यादा जाएगा। ठीक है, और फिर ऊपर सिर्फ ऊपर ही नहीं जाएगा, ऊपर जाता है और फिर ऊपर लेके फ्लो उसको टर्बुलेंस लेके जाती है, तो फिर फॉल वेलोसिटी और पार्टिकल्स अपने वेट के ज़ेरे असर गिर भी रहे हैं। ठीक है, तो अब सेडिमेंट कंसंट्रेशन जो है वो इन दो अफेक्ट्स, ये दो अफेक्ट्स जो हैं वो मुसलसल जारी हैं। तो सेडिमेंट कंसंट्रेशन जो है वो वेरी नहीं कर रही। इसका मतलब है ये दोनों जो दोनों वो हैं वो आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो अब ये आपको फिर सेडिमेंट की कंसंट्रेशन का प्रोफाइल। ठीक है, वेयर सी बी बार लेकिन ये सी बी बार के कंटेक्स्ट में है। सी बी बार अगर आपको पता है तो तब आप कंसंट्रेशन का प्रोफाइल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि निचली चीज सी बी बार जो है ये इंट्रेनमेंट रेट है, ये नोन है। इसी तरह राइट हैंड साइड पे ये सी बी और ये सी बी जो है ना, ये हाइट है कि रेफरेंस प्लेन बेड से कितना ऊपर वाकई। तो ये जो भी रिसर्चर की जिसने इंट्रेनमेंट रेट दिया है उसने ये भी बताया कि इंट्रेनमेंट बेड से कितनी ऊपर होगी। ठीक है ना, तो ये बी बाई एच भी नोन है और सी बी भी नोन है। ठीक है, सी बी क्या इंट्रेनमेंट एट सी बी बी बाई एच। ठीक है, तो आप और सी बी बार आपको इंट्रेनमेंट के बराबर है। तो ये चीज आपको इसका कंसंट्रेशन देती है राउज-वनोनी प्रोफाइल। ठीक है, इसमें वो कहता है कि रेफरेंस लेवल जो है वो 0 के बराबर हम नहीं ले सकते। क्यों? 0 के बराबर अगर लेंगे तो वो फिर बिल्कुल z इज इक्वल टू 0 पे होगा, यानी बेड के साथ अलाइंड होगा। लेकिन एक्चुअली इसलिए भी नहीं ले सकते कि टर्बुलेंस जो है वो बेड के बिल्कुल साथ तक नहीं जाती। टर्बुलेंस जो है वो बेड के थोड़ा सा ऊपर जो है खत्म हो जाती है, क्योंकि बेड के बिल्कुल साथ जो है ना वो लेमिनर लेयर है या विस्कस सब लेयर है। ठीक है, यानी उसमें फ्लो हमेशा लेमिनर रहता है। तो हमारी जो बुनियाद है वो सस्पेंडेड फ्लो की, वो लेमिनर फ्लो नहीं है, वो टर्बुलेंट फ्लो है। क्योंकि टर्बुलेंट की फ्लो की वजह से एडीज जो हैं वो सेडिमेंट को सस्पेंड करती हैं। तो इसका मतलब है कि हम लेमिनर सब लेयर में हम नहीं जा सकते।
हमने टर्बुलेंट में ही रहना है, और टर्बुलेंस जो है वो बेड के बिल्कुल साथ नहीं है, बेड से थोड़ा सा ऊपर है। इसी वजह से हम जो है हमारा जो लेवल है वो उससे ऊपर रखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब इसमें 1D सस्पेंडेड सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट रेट फ्रॉम इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। अब हमने सेडिमेंट का वो हासिल कर लिया। इधर इधर आप आए तो आपके पास देखें ये, ठीक है, जो ये आपके डेप्थ के ऊपर जो है ना डिफरेंट क्वांटिटीज की वेरिएशन पता चल रही है। जो एवरेज वेलोसिटी है, जो लॉग प्रोफाइल है, वो आपको ये दे रहा है, ठीक है। जो राउज़-वानोनी प्रोफाइल है वो आपको सी बार दे रहा है, यानी टाइम एवरेज कंसंट्रेशन बेड पे ज्यादा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर कम होती जाती है, ठीक है। इसी तरह प्रेशर जो है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी बेड पे ज्यादा है क्योंकि डेप्थ ज्यादा है और ऊपर कम होती जा रही है। इसी तरह बेड शियर स्ट्रेस जो है वो भी ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी बेड पे मैक्सिमम और फिर कम होती है यहाँ तक कि फ्री सरफेस पे जीरो हो जाती है, ठीक है। तो अब हमने अगर हम लिंकेल फाइंड करने चले थे सस्पेंडेड सेडिमेंट कंसंट्रेशन, तो लेकिन सस्पेंडेड सेडिमेंट कंसंट्रेशन तो आसान है। अगर आपके पास वेलोसिटी है उसको सी से मल्टीप्लाई करें, यूसी, और डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो z है, तो आप z से h से मल्टीप्लाई कर लें। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट सेडिमेंट कंसंट्रेशन है, और डेप्थ ऑफ फ्लो से u, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी u है और जो सेडिमेंट कंसंट्रेशन है वो भी डेप्थ पे कांस्टेंट है, दैट इज c, तो उसको आप u c और डेप्थ ऑफ फ्लो से मल्टीप्लाई कर लें और एक स्टेप में ही आप QS निकाल लें सस्पेंडेड सेडिमेंट। लेकिन मसला किस वजह से होता है कि चीजें जो है वो नेचर में चेंज होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह वेरी होती हैं। तो जो इस अब यू जो है वो भी वेरी कर रहा है, डेप्थ के अलोंग कंसंट्रेशन भी वेरी कर रही है, तो हम फिर इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस वजह से उसको उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस को फिर हम इंटीग्रेट करते हैं ओवर डेप्थ बिटवीन रेफरेंस प्लेन एंड बिटवीन फ्री सरफेस, ठीक है। तो अब आखिरी स्टेप में हम यही कर रहे हैं। The volume suspended sediment transport rate per unit weight QS is computed as QS is equal to integral of U bar C bar dz into integrate from h to 0, ठीक है ना। So ठीक है, तो C प्राइम, सो अब हम C प्राइम जो है इट इज गिवन एज दिस राउज़-वानोनी प्रोफाइल, और U बार जो है it is given as log प्रोफाइल फॉर रफ टर्बुलेंट फ्लो। इन दोनों प्रोफाइल्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं और dz के अलॉन्ग जो है इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो आपके पास सेडिमेंट, सस्पेंडेड सेडिमेंट आता है, ठीक है। ये जो है ये उसकी थ्योरी हो गई सेडिमेंट की। और अब हम थोड़ा एक प्रॉब्लम कर लेते हैं।
अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि a mixture of fine sands flows on a steep slope. ये एक प्रॉब्लम है, सॉल्व प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें mixture of fine sand D50 is equal to 0.1 millimeter flows on a steep slope. S slope is equal to 0.03. The water discharge is Q, small q, which is 1.5 meter square per second. Predict the occurrence of, ठीक है, इसमें काफी चीजें इसने पूछी हुई हैं, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। हम फॉर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल एंड एज्यूमिंग, अब आपके पास सबसे पहले फिर आपने हाइड्रोलिक्स को सेट करना है, ठीक है। पहले तो आपके पास तीन इक्वेशन है। एक जो है हाइड्रोलिक्स को मतलब क्या है कि आपने हर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और डेप्थ ऑफ फ्लो निकालनी है। यूनिफॉर्म फ्लो में हम एज्यूम करते हैं। तो आपके पास पहले जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन, यानी यूनिट डिस्चार्ज यूनिट फ्लो इज इक्वल टू वेलोसिटी टाइम्स डेप्थ, ठीक है ना। और फिर दूसरी इक्वेशन है चेजी इक्वेशन, लेकिन हम चेजी कांस्टेंट की बजाय एफ कोफिशिएंट यूज करेंगे, ठीक है। और हम वाइड चैनल एज्यूम करते हैं, इसका मतलब है कि वाइड रेक्टेंगुलर चैनल एज्यूम करने का मतलब है कि हम जो आर की बजाय यानी हाइड्रोलिक रेडियस की बजाय डेप्थ ऑफ फ्लो रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन आपके पास जो है कोलब्रुक वाइट इक्वेशन। आपके पास तीन इक्वेशन है और तीन ही अननोन है, यानी वेलोसिटी ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डेप्थ ऑफ फ्लो डी एंड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एफ, ठीक है। ये चीज तीनों है और तीन इक्वेशन है, लिहाजा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ds जो है वो हाइड्रोलिक डायमीटर है, विच इज 4 टाइम डेप्थ ऑफ फ्लो। तो इधर आप 4 टाइम्स डेप्थ ऑफ फ्लो रिप्लेस करेंगे। अब तीन इक्वेशन है, इनको सॉल्व करेंगे, आइट्रेशन से डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास एंड रिजल्ट क्या आ जाएगा कि वेलोसिटी इतनी है, डेप्थ। जी कोई सवाल है? स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। क्या नहीं हो रही? स्क्रीन सर शो नहीं हो रही। पिछली स्लाइड 17 स्लाइड नंबर आ रहे पिछले लेक्चर की, प्रॉब्लम नहीं आ रहा सर। अच्छा, सॉरी। और असल में ये दूसरी वाली है ना, वो मैंने उसको वो मैं अभी करके आपको बताता हूँ। ये हाँ, चलो मैं इधर से, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, अब नजर आ रहा है? यस सर, अब नजर आ रहा है सर। ठीक है। अच्छा, तो ये वो तीन इक्वेशन हैं, ठीक है। एक तो यही है कि डिस्चार्ज यूनिट डिस्चार्ज की इक्वेशन है, और फिर चेजी इक्वेशन है, और फिर कोलब्रुक वाइट इक्वेशन, ठीक है। ये तीन इक्वेशन हैं और तीन अननोन है, यानी वेलोसिटी v, कैपिटल V, डेप्थ ऑफ फ्लो d, और फ्रिक्शन फैक्टर f, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट f जो है, ठीक है ना, डार्सी-वाइसबैक कोएफिशिएंट f। तो इसमें तीन अननोन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहले भी हमने की है तो आपको इसका पता भी है। तो इसकी जो आइटरेटिव कैलकुलेशंस हैं, उसने जो रिजल्ट दिया वो नीचे लिखा हुआ है, वेलोसिटी भी एफ बी टी भी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, और क्योंकि स्लोप बहुत ज्यादा है, ठीक है, 0.03 बहुत ज्यादा स्लोप है, ऑलमोस्ट ढलवान है। तो छोटी डेप्थ के साथ जो है फ्रूट नंबर काफी ज्यादा होगा। तो अब आप नीचे बेड पे अगर रेत पड़ी हो तो वो रेत तो बहुत ज्यादा इरोजन होगी, ठीक है ना। तो इस तरह, अच्छा, फिर अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट, फिर शेयर वेलोसिटी निकालेंगे। शेयर वेलोसिटी इनकी जो है ना, वो बुनियादी पैरामीटर शेयर वेलोसिटी आपने निकाली v अंडर रूट f/8 से,
फिर टाउ स्टार निकाला, देखो टाउ स्टार बहुत ज्यादा है, बेड पे अगर इतना शेयर स्ट्रेस निकल रख रहा है। फिर आपने 0.1 मिलीमीटर डायमीटर सेडिमेंट पार्टिकल के लिए फॉल वेलोसिटी निकाली। उसके बाद फिर आपने जो है टाउ स्टार निकाला, ठीक है, टाउ स्टार निकाला और जो है वो 41.15 आया, ठीक है। और उसके बाद जो है रफनेस रेनॉल्ड नंबर निकाला जो 25 का मतलब है कि 75 से 5 से लेके 100 के दरमियान है। इसका मतलब है ये फुली रफ टर्बुलेंट फ्लो नहीं है, ये फ्लो जो है वो है ट्रांजिशन रेंज में या ट्रांजिशन रिजीम में। तो इसी तरह अब आप ये देखें कि क्या बेड पहले सवाल ये क्या बेड लोड हो रहा होगा। तो अब आपने चूंकि टाउ स्टार सी निकालना, टाउ स्टार सी किधर से निकालेंगे, शील्ड डायग्राम से निकालेंगे। तो शील्ड डायग्राम से निकालेंगे, ठीक है। और शील्ड डायग्राम इंडिकेट्स दैट टाउ स्टार सी इज 0.08। आप उससे भी निकाल सकते हैं जो आरईपी के टर्म में इक्वेशन दी गई है ब्राउनली ने, अभी पीछे हमने पढ़ी, उससे भी निकाल सकते हैं। तो बेड लोड मोशन जो है वो होगा क्योंकि टाउ स्टार जो है टाउ स्टार सी से ज्यादा है, टाउ स्टार सी 0.08 है और टाउ स्टार 41.15 है, ठीक है ना। फिर आप देखें कि क्या सस्पेंशन हो रही है, तो आप उसके लिए रेशो वी स्टार बाय फॉल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल टू 32, जबकि थ्रेशोल्ड जो है वो 0.2 से 2 तक, लिहाजा वो भी सस्पेंशन भी हो रही है, ठीक है। तो अब आप सस्पेंशन जो है वो भी हो रही है। अब आप आगे फिर आगे किस तरह फिर करेंगे। अब इसमें ये है कि मैं आपको जो दो तरीकों से पढ़ा रहा हूँ, एक तो पार्कर की तरीके से और एक पार्कर की उससे, और दूसरा जो है वो शैंसों की बुक से। तो शैंसों जो है वो भी वही चीज़ तो वही है, लेकिन उसका दूसरा थोड़ा सा वो है। तो अब ये शैंसों वाला वो है। तो इसमें वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेड लोड लेयर की उसको ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेड लोड लेयर भी इंट्रेनमेंट रेट चाहिए आपको। अगर पार्कर की अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी है, तो पार्कर के लिए वो इंट्रेनमेंट रेट है, लेकिन वैन रेन के लिए वो जो इंट्रेनमेंट रेट को जो कहता है सेडिमेंट कंसंट्रेशन इन बेड लोड लेयर, उसके लिए वो CS है, ठीक है। और इसी तरह जो रेफरेंस प्लेन की हाइट है वो पार्कर के नज़दीक, पार्कर ने 0.5% ऑफ डेप्थ ली है, जबकि इसके नज़दीक वैन रिन के नज़दीक रेफरेंस प्लेन की हाइट जो है वो हाइट ऑफ बेड लोड लेयर है, ठीक है ना। तो सेडिमेंट कंसंट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेड लोड लेयर हमने कंप्यूट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने आगे जाके फिर सस्पेंडेड सेडिमेंट कैलकुलेट करना है। तो इसका जो फार्मूला है CSBL का वो है कि मिनिमम ऑफ आइदर दिस और 0.65, ठीक है। तो आपको याद होगा कि नील्सन सिंप्लीफाइड फार्मूला में हम सिर्फ बेड लोड लेयर की जो है वो 0.65 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये है कि अगर 0.6 ये वाली पहला पार्ट आपको 0.65 से कम वैल्यू दे तो आप वो सेलेक्ट कर लें, अगर 0.65 से ज़्यादा दे तो फिर वो सेलेक्ट ना करें, बल्कि आप फिर 0.65 ही सेलेक्ट करें, ठीक है। ये हो गया। और फिर बेड लोड लेयर की जो थिकनेस है वो इस फार्मूले से आएगी। तो इन कैलकुलेशंस की बुनियाद पे जो बेड लोड लेयर की कंसंट्रेशन है वो 0.65 है, और जो बेड लोड लेयर की थिकनेस है वो 1.3 मिलीमीटर है,
ठीक है, तो ये चीजें हमने कैलकुलेट कर ली जो उसने बताया था। फिर उसने कहा बेड लोड ट्रांसपोर्ट रेट निकालो, तो वो हम नील्सन फार्मूले से निकाल लेंगे, सी एस डेल एस वी एस। ठीक है, तो उससे हमने ये सी एस और डेल एस तो इधर ही निकाला हुआ है, और वी एस नील्सन फार्मूले से बराबर है 4.8 वी स्टार के यू स्टार के शेयर वेलोसिटी। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास बेड लोड आ जाता है 0.0083 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्टेप जो है वो गैरी पार्कर ने इंट्रेनमेंट रेट की रिलेशन में फाइंड किया हुआ है। ठीक है ना, उस वहां पे जब आप करेंगे उस, तो गैरी पार्कर के तरीके से फिर इंट्रेनमेंट रेट निकालेंगे। वो इंट्रेनमेंट रेट वही चीज होगा जो कि सी एस है इधर। ठीक है, और उधर आप बेड लोड हाइट नहीं निकालेंगे, वो उसने खुद ही बता दिया कि डेप्थ के 5% पे जो है ना उससे रेफरेंस प्लेन को फिक्स कर लो, उस पे कैलकुलेशंस करो। ठीक है, अब हमारे पास आ गया। अब हम जाते हैं सेडिमेंट, सस्पेंडेड सेडिमेंट को कैलकुलेट करने। तो सस्पेंडेड सेडिमेंट कैलकुलेशन के लिए आपको पता है कि आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी वेलोसिटी प्रोफाइल की और सेडिमेंट कंसंट्रेशन प्रोफाइल की, और उसको डेप्थ के ऊपर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ये कहता है कि फ्लो रेनॉल्ड नंबर इक्वल्स 1.5 इंटू 10⁻³ एंड शेयर रेनॉल्ड नंबर इक्वल्स 25.7। ये हमने पहले कैलकुलेट किया है। तो हमें पता है कि फ्लो जो है टर्बुलेंट फ्लो ट्रांजिशन में है, वो फुली रफ नहीं है। Hence the above calculation of Darcy friction factor is correct, but the entire velocity distribution cannot be estimated by equation 11.9। यानी जो log प्रोफाइल है वो कहता है यूज नहीं हो सकता, क्योंकि log प्रोफाइल तो फुली रफ फ्लो के लिए होता है और ये ट्रांजिशन में है। लिहाजा वो फिर एक और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको प्रोपोज करता है जो कि पावर लॉ की फॉर्म में। So velocity distribution may be described by V by V max is equal to Y by depth of flow raised to power 1 by N। ठीक है, तो अगर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी पता है और आपको डेप्थ ऑफ फ्लो तो पता ही होगी, तो और आपको पावर पता है N which is एक्सपोनेंट, तो आप जो है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसने फिर V max की एक इक्वेशन भी दी हुई है कि गिवन शेयर given F and given shear velocity you can find V max and given N where N is exponent। ठीक है, एक पावर में एक टर्म आती है which is equal to kappa √8 by F। तो F आपको पता है, तो kappa पता है, तो आप N निकालें 10.2। ठीक है, और फिर आपने Vmax भी निकाल लिया 7.3 मीटर पर सेकंड। तो अब 7.3 भी पुट कर दें Vmax की जगह, और N की जगह 1/10.2 कर दें, तो और डेप्थ तो आपको पता है 0.227 है। इसका मतलब है वेलोसिटी की सिर्फ y जो है वो अननोन है, तो आप वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन इधर से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम आते हैं वॉल्यूमेट्रिक सेडिमेंट कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग राउज प्रोफाइल। ठीक है, वो वही वाला प्रोफाइल है जो कि गैरी पार्कर ने दिया है, बस इसमें सिर्फ वही चीज़ है, उसमें इंट्रेनमेंट मल्टीप्लाई हो रही थी, इसमें सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक लेयर पे जो बेड लोड है CS वो आ रहा है। ठीक है, तो ये, और नीचे डिनोमिनेटर में जो है ना डेल्टा SBL वो भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब इसमें आप पुट करेंगे और उसकी पावर जो है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फॉल वेलोसिटी आपको पता है, शेयर वेलोसिटी पता है, केपा पता है, तो आप पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मुख्तसर के आप सेडिमेंट कंसंट्रेशन फुली फाइंड कर सकते हैं, यहाँ तक कि एंड में आपके पास अननोन जो होगा वो सिर्फ y होगा राइट हैंड साइड पे, बाकी सब चीज़ें जो है ना वो मुतय्यन है, वो डिटरमिन्ड है, वो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएंगे। तो
अब आपके पास सस्पेंडेड लोड ट्रांसपोर्ट रेट क्या होगा कि आपने इस CS की डिस्ट्रीब्यूशन को और पिछली डेप्थ वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करना है और उसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम बेड टू फ्री सरफेस, बट नॉट right equal to bed, but a little bit height above the bed, which we call reference plane, which in case of Gary Parker is 5% of depth, but in case of Van Ryn it is equal to height of bed load layer. ठीक है, तो इसके दरमियान आप इंटीग्रेट करेंगे, जरा चूंकि जरा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हो जाती है तो इसको आप बाय हैंड करना मुश्किल है, तो आप इसको फिर न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करें। तो न्यूमेरिकली इंटीग्रेट किया तो आपके पास QS इज इक्वल टू 0.62 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा सस्पेंशन ट्रांसपोर्ट रेट, क्योंकि सेडिमेंट बहुत रेत वाला है, बहुत छोटे साइज का है और बहुत तेज फ्लो उस पे चल रहा है, तो बहुत ज्यादा सस्पेंशन हो रही है। ठीक है, टोटल फिर रेट सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट रेट में किस तरह होगा कि आप इस QS में बेड लोड भी ऐड कर दें, तो आप देख सकते हैं कि मैक्स जो ज्यादातर लोड मूव कर रहा है वो सस्पेंशन ट्रांसपोर्ट रेट, यानी वो सस्पेंडेड सेडिमेंट। ठीक है, तो अभी जो है आज के लिए काफी है, आप इसको फिर वो करें, अच्छी तरह पढ़ लें, जो सवाल हो गया फिर नेक्स्ट क्लास में आप पूछें।